आज के इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। हम बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा आज के विषय की गहराई में उतरते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बिल्कुल। और आज इस चर्चा के लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो बहुत ही टू द पॉइंट है। ये यूपीएसआई और पुलिस एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए बेहतरीन वन शॉट रिवीजन नोट से लिया गया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आज का हमारा फोकस एकदम क्लियर होने वाला है। आज कोई लंबी चौड़ी कहानियां नहीं होंगी, कोई भटकाव नहीं होगा। हम बिल्कुल सीधे सीक्वेंस में और एक बहुत ही रैपिड रिवीजन के तौर पर इस अधिनियम को समझने वाले हैं। सही कहा। ये उन सभी लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बस तेजी से अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। और मैं एक बात को लेकर काफी एक्साइटेड भी हूँ। मतलब कैसे कानूनों और इतनी सारी धाराओं को एक सुपर मेमोरी ट्रिक के जरिए हमेशा के लिए याद रखा जा सकता है। वो ट्रिक सच में बहुत ही कमाल की है। लेकिन उस ट्रिक या धाराओं के नंबरों पे जाने से पहले हमें इस पूरे एक्ट का जो खाका है, जो स्ट्रक्चर है, वो समझना होगा। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्ट के पूरे ढांचे को सामने रखें तो नोट्स के मुताबिक इसमें कुल 7 अध्याय मतलब 7 चैप्टर्स हैं और 66 धाराएं यानी 66 सेक्शंस हैं। हाँ, 7 चैप्टर्स और 66 सेक्शंस। और ये सिर्फ जानवरों को बचाने के बारे में नहीं है। अगर हम इसके उद्देश्यों का विश्लेषण करें तो इसके 4 मुख्य पिलर्स या स्तंभ हैं। 4 स्तंभ वो कौन कौन से हैं? पहला है वन्य जीवों और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करना। दूसरा पिलर है जानवरों के शिकार को रोकना। तीसरा जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं मतलब जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उन्हें बचाना। और चौथा सबसे अहम पिलर है वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करना, मतलब वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क्स बनाना। एग्जैक्टली। ये 4 पिलर्स ही इस पूरे 1972 के एक्ट की नींव है। तो अब जब ढांचा क्लियर है तो सीधे चैप्टर 1 और 2 पर आते हैं जहां परिभाषाएं और अधिकारियों की बात की गई है। हाँ, सेक्शन 2 में परिभाषाएं हैं। इसमें जो वाइल्ड एनिमल या जंगली जानवर की परिभाषा दी गई है वो तो बहुत ही सिंपल है, प्रकृति में पाया जाने वाला कोई भी जानवर। परिभाषा सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हंटिंग मतलब शिकार की परिभाषा कानूनी रूप से कितनी व्यापक है। व्यापक कैसे? मतलब शिकार तो शिकार होता है ना। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि जानवर को मारना ही शिकार है, लेकिन सेक्शन 2 के तहत ऐसा नहीं है। इसमें जानवर को पकड़ना यानी कैप्चरिंग, जहर देना यानी पॉइजनिंग और यहाँ तक कि उसे फंसाने के लिए जाल बिछाना भी शिकार माना जाता है। अरे मतलब अगर किसी ने जंगल में सिर्फ एक जाल बिछाया है और उसमें कोई जानवर फंसा भी नहीं है तो भी वो शिकार की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल, ट्रैपिंग भी हंटिंग है। यही तो इस कानून की असली ताकत है। ये मुजरिमों के बचने के सारे रास्ते बंद कर देता है। ये तो बहुत ही सॉलिड पॉइंट है। अब सवाल ये आता है कि इतने कड़े कानून को जमीनी स्तर पर लागू कौन करता है? इसके लिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में अधिकारियों की नियुक्ति की बात की गई है। नोट्स के हिसाब से सेक्शन 3 के तहत डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन की नियुक्ति होती है। हाँ, जो केंद्र के स्तर पर होते हैं। और राज्यों के स्तर पर सेक्शन 4 के तहत चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की नियुक्ति की जाती है। यही वो अधिकारी हैं जो इस पूरे कानून को एक्शन में लाते हैं। तो अब इस एक्शन वाले पार्ट पर ही आते हैं। चैप्टर 3 और 4 जो कि शिकार पर रोक और संरक्षित क्षेत्रों के बारे में है। सेक्शन 9 शिकार पर प्रतिबंध लगाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस एक्ट में कुछ अनुसूचियां बनी हैं जिन्हें हम शेड्यूल्स कहते हैं। उन शेड्यूल्स में लिस्टेड किसी भी जानवर का शिकार पूरी तरह से बैन है। कोई एक्सेप्शन नहीं? इसका एकमात्र अपवाद केवल तभी है जब सरकार से कोई विशेष अनुमति मिली हो, वरना सेक्शन 9 के तहत ये एक बहुत बड़ा अपराध है। और जानवरों के रहने की जगहों का क्या? जहां तक मुझे याद है सेक्शन 18 और सेक्शन 35 संरक्षित क्षेत्रों की बात करते हैं। बिल्कुल सही। सेक्शन 18 सरकार को ये पावर देता है कि वो किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी घोषित कर सकती है। और सेक्शन 35 नेशनल पार्क के लिए है। एग्जैक्टली। सेक्शन 35 के तहत सरकार नेशनल पार्क घोषित करती है। तो इन दोनों में मेरा मतलब सैंक्चुरी और नेशनल पार्क में मेन डिफरेंस क्या है? नोट्स में ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है। नेशनल पार्क्स में सैंक्चुरीज की तुलना में बहुत अधिक स्ट्रिक्ट सुरक्षा होती है, मतलब स्ट्रिक्टर प्रोटेक्शन। मतलब सैंक्चुरी में शायद थोड़ी बहुत इंसानी गतिविधियों की इजाजत होती होगी, लेकिन नेशनल पार्क एकदम नो एंट्री जोन होता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही समझ लीजिए।
नेशनल पार्क्स पूरी तरह से जानवरों के लिए रिजर्व होते हैं। यहाँ से अब हम चैप्टर 5 और 6 पर चलते हैं और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, सेक्शन 39। ओहो, सेक्शन 39 तो इस एक्ट का मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल, ये सेक्शन कहता है कि जंगल के जानवर और उनसे जुड़ी कोई भी वस्तु, जिसे एनिमल आर्टिकल्स कहते हैं, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। वो विशुद्ध रूप से सरकारी संपत्ति है। ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। सोचिए, अगर किसी के पास से हाथी दांत मिलता है तो वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा है। वो सीधे सीधे सरकारी खजाने की चोरी या सरकारी संपत्ति रखने का दोषी हो जाता है। और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए सेक्शन 50 अधिकारियों को बहुत सी पावर्स देता है। हाँ, वन अधिकारियों और पुलिस को बहुत व्यापक अधिकार मिले हैं। जैसे कि वो क्या क्या कर सकते हैं? सेक्शन 50 के तहत वे किसी भी संदिग्ध जगह पर एंट्री कर सकते हैं, बिना वारंट के तलाशी ले सकते हैं, मतलब सर्च कर सकते हैं, वन्य जीव उत्पादों को जब्त कर सकते हैं और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं। क्योंकि जंगलों में अपराध होते हैं तो वहाँ कोर्ट से वारंट लाने का टाइम नहीं होता। बिल्कुल, तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। और अगर कोई पकड़ा गया तो सजा क्या होगी? ये सेक्शन 51 में बताया गया है शायद। हाँ, सेक्शन 51 पनिशमेंट की बात करता है। इस कानून के दांत बहुत तेज हैं। अगर कोई अपराध करता है तो उसे 3 से 7 साल तक की जेल हो सकती है। 3 से 7 साल, ये तो काफी सीरियस है। और सिर्फ जेल ही नहीं, साथ ही कम से कम 25,000 रुपए या उससे ज्यादा का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो अब तक हमने पूरा बेस समझ लिया, सेक्शन समझ लिए। अब टाइम है इस एपिसोड के, मेरा मतलब इस चर्चा के सबसे तेज हिस्से का, दी रैपिड रिवीजन और सुपर मेमोरी ट्रिक। एग्जैक्टली। तैयारी करने वालों के लिए ये ट्रिक बहुत काम की है, तो चलिए इसे तेजी से दोहराते हैं। सबसे पहले अधिनियम का वर्ष 1972, ये हमारा बेस है। अब कहानी शुरू होती है। सबसे पहले परिभाषाएं तय करनी होंगी। तो नंबर 2, सेक्शन 2, परिभाषा या डेफिनेशन। परिभाषा हो गई। अब काम करने के लिए कोई अधिकारी चाहिए। तो नंबर 3, सेक्शन 3, निदेशक या डायरेक्टर की नियुक्ति। डायरेक्टर साहब कुर्सी पर बैठ गए। अब उनका सबसे पहला काम क्या है? शिकार को रोकना। तो नंबर 9, सेक्शन 9, शिकार पर प्रतिबंध। शिकार तो रुक गया, लेकिन जानवरों को रहने के लिए घर चाहिए। तो नंबर 18, सेक्शन 18, अभयारण्य या सैंक्चुरी बनाना। लेकिन अगर और भी ज्यादा सुरक्षित घर चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वाला, तो नंबर 35, सेक्शन 35, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। अब घर भी बन गया और सुरक्षा भी हो गई, लेकिन कोई नियम तोड़ेगा तो उसे पकड़ना भी पड़ेगा। तो नंबर 50, सेक्शन 50, गिरफ्तारी या अरेस्ट करने की पावर। और लास्ट में गिरफ्तारी के बाद क्या होगा? सजा मिलेगी। तो नंबर 51, सेक्शन 51, सजा या पनिशमेंट। वाह। 1972, 2, 3, 9, 18, 35, 50 और 51, ये पूरी एक लॉजिकल कहानी बन गई। है ना कमाल की ट्रिक? इससे कोई भी सीक्वेंस आसानी से याद रख सकता है। बिल्कुल। अब इस रैपिड फायर एनालिसिस के बाद चर्चा को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम उस सेक्शन 39 पर वापस चलें, जहां सरकारी संपत्ति वाली बात थी। क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? अगर हम नोट्स के उस हिस्से पर गहराई से सोचें, जहां कहा गया है कि जंगली जानवर और उनसे बनी वस्तुएं सरकारी संपत्ति हैं, तो इसका मतलब है कि जंगल में पड़ा हुआ कोई पुराना सींग या गिरा हुआ पंख उठाना भी तकनीकी रूप से सरकारी खजाने से छेड़छाड़ है। ये तो सच में बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। मतलब अगर कोई आम इंसान बस एक पंख उठा लेता है तो कानून की नजरों में वो भी एक तरह से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि संरक्षण के लिए, मतलब कंजर्वेशन के लिए, कानून को कितना बारीक और सख्त होना पड़ता है ताकि इंसान प्रकृति में बिल्कुल भी दखल ना दे सके। ये बहुत ही गहरी बात है। प्रकृति और इंसान के बीच की ये कानूनी रेखा बहुत ही सख्त खींची गई है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही।